तो आज आरा में बिलौटी गांव में भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने भरत एनकाउंटर मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। बड़ा सवाल ये कि इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना होगा। भरत को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार, मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भरत के मामले पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह। चेहरे पर उदासी, दिल में भरा दर्द और श्राद्ध कर्म की तैयारियां करते लोग। ये तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां भरत तिवारी की मौत के 13 दिन बाद उनका श्राद्ध कर्म किया गया। करीब 15,000 लोगों के लिए श्राद्ध भोज की व्यवस्था की गई। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में देखिए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का आज श्राद्ध कर्म चल रहा है। देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही है। जब बिलौटी गांव में भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने उनके एनकाउंटर मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की वेकेशन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और मामले को पहले हाई कोर्ट में ले जाने की सलाह दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहां फाइल कीजिए। तो इस लिबर्टी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया और हमको हाई कोर्ट जाने का परमिशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में भरत एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया, जिसमें करीब 15,000 लोगों के लिए खाने के इंतजाम किए गए। बिलौटी गांव में बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इस दौरान परिजन और समर्थकों ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। का आज श्राद्ध कर्म है, इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए काफी संख्या में जो लोग हैं वो काफी दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और सभी लोग भरत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और काफी संख्या में जो लोग हैं अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए किस तरह से भरत को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तकरीबन 12 दिन के बाद यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जहां की काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए जितने लोगों की संख्या यहाँ आ रही है वो सभी लोग चाहते हैं कि भरत तिवारी के साथ जो अन्याय हुआ है, हत्या हुई है, उनको न्याय मिले। न्याय के लिए ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायत हो रही है। सभी लोग यही चाहते हैं कि यदि ये निर्दोष की हत्या हुई है तो न्याय मिले। एफआईआर दर्ज हुई है, परंतु अभी तक एफआईआर की कॉपी मुकदमावादी को नहीं मिली है, जो भरत तिवारी की मां है। मतलब परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया। जब अभी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली, न्याय मिलना तो दूर की बात है। तो सर्वप्रथम जो भी जिम्मेदार लोग आपकी इस वीडियो को देखें सुने, उनसे मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम वो अपने ऊपर लगी कालिक और न बढ़ने दें। तो एफआईआर की जो कॉपी है वो भरत तिवारी की मां को उपलब्ध कराएं। और दूसरी बात यह है कि जिलाधिकारी और एसपी भोजपुर इनको स्वतः जांच होने तक लखनऊ जनपद से हट जाना चाहिए, ये भोजपुर जनपद से हट जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए बिहार के अलग अलग प्रदेशों से भी लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोग की एक ही मांग है कि भरत और उसके परिवार को न्याय मिले और जो उसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सजा दी जाए। उन्नन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। तो बिहार के हर जिले में परीक्षा के सौदागरों का नेटवर्क चल रहा है। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश करती हुई नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया।
सेटिंग और नौकरी के नाम पर इन लोगों ने परीक्षार्थियों से 5 से 6 लाख रुपए में सौदा किया था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा के सौदागर, सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश, सेटिंग और नौकरी के नाम पर ठगी। सिपाही भर्ती परीक्षा की ये वही सौदागर हैं जिसे सहरसा पुलिस ने दबोचा है। इन लोगों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 5 से 6 लाख रुपए का सौदा किया था। यही नहीं, इस गैंग ने इसके लिए अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए थे। सहरसा पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आरोपियों ने कई राज उगले हैं। आरोपियों की मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े संदिग्ध मैसेज मिले हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क सहरसा सहित कई जिलों में फैला हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंदन कुमार। उसके घर पर हम लोगों ने छापामारी किया। वहाँ 2 चंदन कुमार मिले। इन दोनों के द्वारा जो है परीक्षा सेटिंग करने का सबूत मिला। उनके पास परीक्षार्थियों का तो कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 10 मोबाइल और कागजात वगैरह जो है ब्लैंक चेक जब्त किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले इस गैंग का पर्दाफाश होने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या बिहार में कोई भी परीक्षा सेफ नहीं है? हर परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री कैसे हो जाती है? परीक्षा के सौदागरों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में इस मामले का बिहार कनेक्शन सामने आया था और पुलिस के मुताबिक समस्तीपुर का रहने वाला विजेंद्र कुमार गुप्ता इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जो कि फरार है। इस वक्त इस मामले का एक और मुख्य आरोपी हरियाणा का है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर भिवंडी में छापेमारी की थी, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया था। इनके पास से प्रश्न पत्रों के कई सेट बरामद हुए, जिसकी जांच करने पर पेपर लीक होने की पुष्टि हो गई और इसके बाद 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इस बीच अब पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में किराए के मकान में रहने वाले विजेंद्र कुमार गुप्ता के फ्लैट में छापेमारी की गई। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में आरोपी की पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ठाणे लेकर गई है। बता दें कि ये कार्रवाई तब हुई जब आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। तो बिहार के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ी सौगात बिहार को दी है। दिल्ली में कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, जिसमें कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। कई विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, जिससे बिहार के विकास की एक नई रफ्तार हासिल होती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 53,000 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी है, जो प्रदेश की सड़क परियोजनाओं के लिए एक मिसाल बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच 29 जून को हुई बैठक बेहद कारगर रही है। केंद्र के सहयोग से अब बिहार को विकास की रफ्तार मिलने जा रही है। बिहार की कई राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर सहमति जताते हुए केंद्र ने बिहार के लिए 53,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। सुल्तानगंज के अगवानी घाट से पटना तक गंगा के उत्तरी तट पर सड़क निर्माण के अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इससे उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती मिलेगी। केंद्र की ओर से बिहार को जो सौगातें दी गई हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं। सरिस्ताबाद से दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड, जिसकी लंबाई 13.41 किलोमीटर है, लागत 8,455 करोड़ से ज्यादा की है।
पटना पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई लगभग 245 किलोमीटर है, लागत करीब 987 करोड़। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड 6 लेन NH, लागत करीब 7,331 करोड़। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन, लंबाई 82.5 किलोमीटर, लागत करीब 3,500 करोड़। मनुआ पुल और यूपी के सेवराही के बीच भी पुल और अप्रोच पथ की लंबाई करीब 29 किलोमीटर, लागत 1,976 करोड़ रुपए। 53,000 करोड़ रुपया का जो सहमति दिया है, मैं हृदय से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों जनता आशान्वित थे। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर सम्राट सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में अच्छी सड़कें, ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम और अब हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खगड़िया में भी बच्चे स्कूल में कीड़ा मिला हुआ खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए और 50 से ज्यादा बच्चों के बीमार पड़ने के बाद हाहाकार मच गया। मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार, थाली में कीड़ा मिला खाना, मिड डे मील के नाम पर जहर। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर है खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल की, जहां जहरीला मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बेड पर लेटे हैं। इन बच्चों को एक बार फिर मिड डे मील के नाम पर जहर परोसा गया। प्राइमरी स्कूल सुखदेव सुमन साहलेवा में कीड़ा मिला हुआ खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी होनी शुरू हो गई। एक साथ 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हाहाकार मच गया। तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। वहीं घटना के बाद प्रशासन और मेडिकल की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई। बच्चों का कहना है कि खाने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसी की जांच कर रहे हैं कि उन्होंने अगर चखनापंजी संधारित किया था या नहीं किया था, और यदि उन्होंने किया था तो उन्हें फिर कैसे पता नहीं चला। हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं, रसोईया से भी हम लोग बयान ले रहे हैं। हम लोग देख लेते हैं, जो भी जांच में आएगा उसके अनुसार कर देंगे। कितने बच्चे बीमार हुआ बताओ तो। तुम देखा था पिल्लू? में पढ़ते हो? 5 क्लास में। इसी स्कूल में? जी सर। स्कूल में खाना बढ़िया मिलता है? नो सर, बढ़िया नहीं मिलता है। आज बहुत बच्चा बीमार हो गया इस खाना खाने के बाद। कितना बच्चा को देखे? हम देखे 10-15 बच्चे को। खाना का बढ़िया क्वालिटी नहीं रहता है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील में कीड़ा मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। कभी खाने में छिपकली मिलती है, कभी बच्चों को सड़ा चावल मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों की सेहत के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या मिड डे मील के नाम पर जहर परोसा जा रहा है? भोजन की गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? क्या बच्चों की जिंदगी भगवान भरोसे है? न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां काराकाट के 13 शिक्षकों पर अब गाज गिर चुकी है। अमान्य डिग्री पर नौकरी का आरोप और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती हुई डीईओ ने सेवा से हटाने का निर्देश दे दिया है। वेतन मद की राशि भी इन सभी को लौटाने के आदेश दिए गए हैं। पिछले महीने 142 शिक्षकों पर यह बर्खास्तगी वाली कार्रवाई हो चुकी है। फर्जी डिग्री के मामले में शिक्षा विभाग लगातार एक्शन मोड में। यहाँ वो काराकाट प्रखंड में हमारे 13 ऐसे शिक्षक थे जो अमान्य संस्थान भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा से उपाधि प्राप्त किए थे। उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी की सेवा समाप्ति के लिए प्रखंड के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव हैं उनको लिखा गया है कि अगर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अगर ये सब सेवा में है तो फिर उनको सेवा से मुक्त किया जाए और जो राशि लिए हैं उनकी वसूली की जाए।
फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर गाज गिरने लगी है। रोहतास जिला की बात करें तो 13 ऐसे फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। काराकाट प्रखंड के 13 शिक्षकों की डिग्री को अमान्य कर दिया गया है और उसे जल्द से जल्द नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 142 ऐसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। तो इस प्रकार लगातार रोहतास जिला में जो अमान्य डिग्री पर वैसे शिक्षक जो नौकरी कर रहे थे उनकी लगातार जांच की जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस प्रकार जो शिक्षक फर्जी डिग्री या अमान्य डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के बीच हड़कंप मच गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां गोदाम अग्निकांड के दूसरे दिन भी राहत का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम जेसीबी की मदद से पूरे मलबे को हटाने और धधक रहे हिस्से को पूरी तरह से बुझाने में जुटी नजर आई। इस हादसे में करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जरूर जाहिर की जाती हुई गोदाम में अग्नि सुरक्षा मानकों और एनओसी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। बता दें कि रविवार रात को खाद तेल के गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे 14-15 घंटे के बाद काबू किया गया। काबू पा लिया गया है। वही जो आग से जो अवशेष बच गया है उसका कचरा को साफ करवाया जा रहा है और उसमें जो कहीं कहीं अगर होगा उसको पूरी तरह से बुझा दिया जाएगा। आग पूर्ण तरह से काबू पाए। आग इसमें आग लगी क्या चीज़ करिए तो ये तो सुनते थे कि डालडा का गोदाम था और उधर फैक्ट्री नहीं है। ये तो बगल में गोदाम नहीं, उसमें आग नहीं है, उसमें आग नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नवादा से, जहां पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। मामला निमदारगंज थाना के राजा देवर गांव का है, जहां बड़े भाई पर छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा। मृतक की पत्नी का आरोप है कि लंबे वक्त से परिवार में विवाद चल रहा था। पुलिस शिकायत के बावजूद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस पूरे मामले की जांच में पुलिस टीम जुट गई है। के विवाद हुआ था सर, उसके कारण मार दिया गया है। क्या पोछा में क्या विवाद हुआ था? खाली पोछा धोए थे, उसके बाद झाड़ू भी मार दिया था। झाड़ू ने मारेगी, उसके बाद गाली गुप्ता खूब गंदा दिया सर, और उसके बाद मारने लगा। मेरे पति की भी मारा, मेरा भी मारा। उसके बाद भी ने कुछ बोले कि छोड़, गाड़ी दिया तो छोड़ दो, बड़ा है। उसके बाद भी ऐसे किया। उसके बाद बोले प्रशासन के अगला बार केस हुआ था तो उसी कारण फोन किए थे, बोले थे कुछ भी होगा तो फोन करेंगे। थाना को आवेदन दिए थे आप लोग? हाँ, आवेदन 28 तारीख को दिए थे। कौन मारा है इनका? इनका बड़ा भाई मारा है। क्या नाम है उसका? सुधीर कुमार। इसका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। मृतक है अखिलेश कुमार। हाँ। पिताजी का नाम अखिलेश का? जयनंदन शर्मा। कौन सा गांव का मामला है? राजा देवर। आप कौन है? हम इनका ससुर हुए। हमको फोन किए कि बल ऐसा बात है, आइए। हम अभी तो पुलिस लाइन पहुंचवे किए, जब तक बच्ची फिर फोन करती है कि बल मार दिया। क्या नाम? अररिया में 7 करोड़ रुपए की लागत से बना झमटा महिषाकोल पुल धंसने का मामला अब भी सवालों के घेरे में है। पुल में दरार आने और विभागीय जांच हुए 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इस बीच जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण कार्य विभाग ने जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार से जानकारी मांगी है, जबकि स्थानीय लोग दोषियों पर कार्रवाई और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से जो है एक महिषाकोल झमटा में ब्रिज बनाया गया था और वह जो है उसका स्लेब धंस गया, जिस पर जो है सुर्खियां बटोरी गई थी। और इस मामले में जो है पटना से ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर समेत वरीय अधिकारियों की एक टीम भी आई थी जांच करने, और इस पूरे मामले में 1 महीने के बीतने के बावजूद जो है अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम मौजूद हैं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया, और बता दें कि करीब 7 करोड़ रुपए की राशि से जो है पुल का निर्माण कराया गया था और उसमें खामियां भी देखी गई थी जब जांच टीम आई थी। लेकिन 1 महीने बीतने के बावजूद अब तक किसी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है और
इस पूरे मामले में जब हमने RWD के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर चंद्रशेखर सिंह से बातचीत करना चाहा तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर यह बताया है कि विभाग द्वारा पत्राचार किया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि उस पुल निर्माण में आखिर किसकी गलती हुई, जूनियर इंजीनियर कौन थे और किस अभियंता की वजह से, किस ठेकेदार की गलतियों की वजह से वह पुल धंसा था। सतीश कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 अररिया। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल का परिसर पानी पानी हो गया। वहीं अस्पताल के नवनिर्मित बिल्डिंग से भी झरने की तरह पानी टपक रहा है। करीब 38 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल भवन के पोर्टिको का ACP गिरने से पानी का रिसाव शुरू हो गया। हालांकि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसकी रिपेयरिंग कार्य की शुरुआत जरूर कर दी है और अगले 2 से 4 घंटे में ठीक होने की बात जरूर कही जा रही है। पटना सिटी में आयोजित मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। यह आयोजन केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में हुआ और इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा ही संस्कार, रोजगार, समृद्धि और विकास का आधार है। मंत्री ने स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार की बेटियां आज हर क्षेत्र में बेटों से आगे बढ़ रही हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की प्रगति के बिना किसी भी समाज या देश का समग्र विकास संभव नहीं है। बेटियां तो बेटों से आगे निकल गई हैं और यह जो नारा था कि पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, तो हर रिजल्ट को देखने के बाद यह परिलक्षित हो रहा है कि हमारी बेटियां बेटों से आगे हैं, पीछे नहीं हैं और ये शुभ संदेश है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, कल शपथ लेंगे नवनिर्वाचित MLC, जिसमें पवन सिंह, निशांत कुमार समेत सभी नए MLC शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वक्त है शाम के 4 बजे का, जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। विधान परिषद के उप सभागार में कार्यक्रम का आयोजन निर्विरोध निर्वाचित 10 सदस्य पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। और अब बात मोतिहारी की, जहां मॉनसून की पहली बरसात में ही नगर निगम के ड्रेनेज व्यवस्था की जैसे पोल खुल गई। जिले के हवाई अड्डा, कचहरी, सदर अस्पताल, बरियारपुर, जमला के साथ साथ कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात बन गए। तस्वीर आपके सामने है, कैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। जल निकासी को लेकर नगर निगम भले बेहतर होने का दावा जरूर करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अगली खबर कैमूर से, जहां भभुआ शहर में बिजली कटौती को और लो वोल्टेज को लेकर समस्या से नाराज लोगों ने एकता चौक को करीब 1 घंटे जाम कर दिया। जमकर विरोध जाहिर किया गया। वार्ड संख्या 24 और 25 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जेई पर लापरवाही और फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लो वोल्टेज की वजह से पेयजल संकट बढ़ गया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुलिस ने हालांकि बाद में लोगों को समझाकर जाम को हटवाया। क्यों किए हुए ये हम लोग जाम इसलिए किए हुए हैं कि हम लोग का लाइन जो है रास्ते से कटा हुआ है, 2 दिन से हम लोग डिस्टर्ब है। हम लोग को गुरुद्वारा के पीछे से लाइन था, उससे सफाई हम लोग को अच्छा मिल रहा था। इसके बाद हम लोग को हटाकर वहाँ से जो देवतरा के पास जो ट्रांसफार्मर बैठा है वहाँ जोड़ दिया गया है, जबकि हम लोग को लाइन रास्ते से परेशान है। 11:30 बजे लाइन कटा हुआ है। हम लोग जेई के बार बार फोन करते हैं, SDO को बार बार फोन करते हैं, बाकी कोई फोन नहीं उठाते। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निरीक्षण के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में उत्साह का माहौल नजर आया। सीएम ने स्कूल के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, लैब और लाइब्रेरी की सराहना की। उन्होंने स्कूल के लिए बड़े खेल मैदान के निर्माण का भी भरोसा दिया। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण अब निजी स्कूलों से भी छात्र यहां आकर दाखिला ले रहे हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद से स्कूल को एक नई पहचान और बेहतर सुविधा हासिल होगी। राजधानी पटना का पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल आज मॉडल स्कूल बन चुका है और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के बाद बच्चे हों या फिर शिक्षक हों, आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि
यह स्कूल मॉडल स्कूल के साथ साथ अब नजीर बनने वाला है। सबसे पहले बातचीत करेंगे, प्राचार्य हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ पहुंचे? जी, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ विद्यालय में पहुँचे तो ये हमारे लिए और पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गर्व का क्षण था। मुख्यमंत्री सबसे पहले आए तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बताइए और क्या क्या आवश्यकता है आपकी विद्यालय को लेकर के। तो मैंने कहा कि सर, विद्यालय जब से मॉडल स्कूल में सेलेक्ट हुआ है, उच्च अधिकारी यहाँ कैंप करते हैं और एक एक कमियों को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, फिर भी बताइए, कुछ तो कमी होगी। तो मैंने कहा कि बस हमारे खेल मैदान जो 4 एकड़ में फैला हुआ है, विस्तृत है, उसका आधुनिकीकरण कर दिया जाए। तैयार हो गए? वो बिल्कुल तुरंत उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस संबंध में कार्रवाई वो करना शुरू करें। उनको देख के तो लग रहा था जैसे ही, क्योंकि वो इन किए स्कूल में, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा स्कूल भी बिहार में हो सकता है, मुझे पता नहीं था। अच्छा। नहीं तो मैं पहले भी यहाँ आता अगर पता रहता कि ऐसा स्कूल है। और यहाँ के जो पदाधिकारी शिक्षा विभाग के सारे आए थे, वो भी लैब का जो व्यवस्था था वो देख के बहुत खुश हुए कि ऐसा भी लैब तो सेकेंडरी स्कूल में भी। गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, अच्छे टीचर्स हैं, लैब है, स्मार्ट क्लासेस हैं। लोग तो बस प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग नाम कटवा के भी यहाँ आ रही है? अच्छा, मतलब पढ़ाई कैसी है यहाँ? बहुत अच्छी है। लिए तो एक अविस्मरणीय पल ये बन गया। इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने हमारे विद्यालय का विजिट नहीं किया था, तो निश्चय ही एक गौरव का हमारे लिए रहा। साथ में हमें मोटिवेशन भी मिला, क्योंकि सर ही नहीं आए, सर के साथ हमारे आला दर्जे के जितने भी अधिकारी थे वो भी आए। अच्छा लगा, टीचर भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं? यस सर, हमारे टीचर बहुत सपोर्टिव है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें टीचर हमेशा सपोर्ट करते हैं। क्या सब व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, फिजिक्स लैब हो, या फिर बायो लैब हो, या फिर स्पोर्ट्स हो, या स्मार्ट क्लासेस हो, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूल में जो दाखिला हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल का जो क्रेज है, वो क्रेज सरकारी स्कूल का हो, इसको लेकर शिक्षकों और छात्रों से उन्होंने अपील भी की, भरोसा दिलाया, हर संभव मदद सरकार करेगी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद बच्चे हो या शिक्षक आज गर्व से इठला रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां निगरानी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। स्कूल प्रिंसिपल घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। 50,000 घूस लेते हुए प्रिंसिपल को रंगे हाथों निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। संपतचक के कन्या उच्च विद्यालय का ये मामला, प्रमाण पत्र के बदले प्रिंसिपल की तरफ से ये घूस की राशि ली जा रही थी, जिस दौरान कार्रवाई करते हुए इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो संपतचक कन्या विद्यालय का ये मामला है और प्रमाण पत्र के बदले घूस की रकम ली जा रही थी प्रिंसिपल की तरफ से, जिस दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। तो स्कूल प्रिंसिपल घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं और एक के बाद एक लगातार ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है।